वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आइए हम इकोनॉमिक्स की हमारी आज सेकंड क्लास है। हम समझते हैं बजट को। बजट होता क्या है? बजट की व्युत्पत्ति फ्रांस शब्द ब्यूजे है ना, बजट से हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखते हैं बजट, जब बजट निर्मला सीतारमण बजट को प्रेजेंट कर रही तो बजट एक वेलवेट कपड़े में बांध कर लाया जाता था, है ना। लेकिन पहले जो भी लाया जाता था वो लेदर बैग यानी ब्रीफ केस में लाया जाता था। इसे इस तरह क्यों प्रेजेंट किया जाता था? क्योंकि ये फ्रेंच से लिया गया है। बजट वर्ड हमने फ्रेंच से लिया है और बजट को फ्रेंच भाषा में हम पॉकेट का थैला कहते हैं, मतलब चमड़े का थैला। इसलिए सरकार ने बजट का जो फ्रेंच से लिया गया है उसको बजट जब अपने लाया जाता है तो वो चमड़े के थैले में लाया जाता था, लेदर बैग में, ब्रीफ केस में, है ना। तो हम आगे देखते हैं। बजट का आशय उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक निश्चित समयावधि हेतु देश में आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है और वित्त मंत्री उसे संसद में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है। रेने स्टोर्न के अनुसार बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसे सार्वजनिक आय एवं व्यय की प्रारंभिक प्रस्तावित योजना होती है। देखिए, बजट की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है बजट का। देयर आर नथिंग लाइक, हमारे संविधान में इंट्रोडक्शन बजट नाम का किया ही नहीं गया है, इसका उल्लेख ही नहीं है। तो बजट का किस नाम से उल्लेख किया गया है? क्योंकि आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग बजट वर्ड की जगह हमने इस्तेमाल क्या किया है? इस्तेमाल किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि परमिशन किसने दिया? आर्टिकल 112 ने दिया। अब इंडिया में सबसे पहले बजट लेकर कौन आया? तो कहेंगे हम कि जेम्स विल्सन 1860 में सबसे पहले बजट लेकर आए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी जब भारत आज़ाद हो गया था, सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को इस बजट को लेकर आए थे, मतलब आर के शमुकन चिट्टे जी ने। अब बजट को अपने भाषा में अगर हम समझते हैं, सरल भाषा में, तो बजट का अर्थ है कि इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर यानी आने वाला वित्तीय वर्ष में सरकार की क्या एक्सपेक्टेड इनकम है, यानी सरकार की अनुमानित आय, सरकार की एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, है ना, यानी अनुमानित खर्चे। इस तरह हम बजट को समझते हैं। सरकार योजना बनाएगा ना कि मतलब कितना हमारे इनकम कितनी है, फिर उस पर कितना खर्चा करना है, तभी तो वो बजट उस हिसाब से तैयार कर पाएगा। हम अगर नॉर्मली अगर जनरल तो अभी देख लेते हैं कि बजट को 3 तरीके से, इसके जो कंटेंट्स हैं वो 3 हैं: प्रीवियस ईयर, प्रेजेंट ईयर और फॉलोइंग ईयर, है ना। तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल क्या किया, प्रेजेंट ईयर यानी अभी क्या है, और फॉलोइंग ईयर यानी आगे क्या क्या होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल बजट अनाउंसमेंट डेट मान लिया 1 फरवरी 2020, तो कंटेस्ट में हम तीनों को समझेंगे, शॉर्ट में समझते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो अनाउंसमेंट डेट है वो फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे कि हम समझेंगे 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 फरवरी 2020 के अंदर ही आता है, वो आ रहा है ना। तो फाइनेंशियल ईयर से पहले वाला वर्ष प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो
प्रीवियस ईयर हमारा होगा 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019। फॉलोइंग ईयर की बात अगर करते हैं तो इसमें फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद जो स्टार्ट होगा, मतलब खत्म कब हुआ 31 मार्च 2020 को, इसके बाद तुरंत कौन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021। अब प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं पास्ट 10 मंथ 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जनवरी 2020। अगर हम बात करें कि 2 मंथ हमारा कहाँ गया, तो हम कहेंगे पास्ट 2 मंथ, ये इसका अलग प्रोविज़न है, अलग जगह इसका कंसीडर होता है। जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट है ये फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जनवरी 2020 है ना। मतलब 2 मंथ का जो प्रोविज़न है वो अलग होता है। अनाउंसमेंट डेट जैसे 1 फरवरी 2021 हो गया तो 1 अप्रैल 2020 ऐसा, इसका अपना पास्ट चला जाएगा। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट आपका चला जाएगा 1 फरवरी 2020 और 31 जनवरी 2021, और फॉलोइंग ईयर 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च तक ये 2022 है ना। तो हम ऐसे समझते हैं। आगे समझते हैं बजट के अवयव। यह बजट लोकसभा व राज्यसभा के समक्ष फरवरी माह में 1 फरवरी है ना, 1 फरवरी माह के अंतिम कार्यकारी दिवस पर किया जाता है। संसद से बजट अनुमोदित हो जाने के पश्चात ही सरकार इसको क्रियान्वित करती है ना। बजट लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष फरवरी माह में उपस्थित किया जाता है, फिर कार्यकारी गतिविधियों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है ना सांसद के द्वारा अनुमोदित होने के बाद। बजट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट, जिसको हम कहेंगे इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर। हम इसको समझते हैं जैसे कि इनकम और रेवेन्यू की बात चल रही है यहाँ, तो इनकम को समझते हैं, पूंजीगत को समझते हैं अगर, तो कहेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम, अगर क्वेश्चन पूछे कि सोर्स ऑफ इनकम सरकार की कमाई का अहम जरिया क्या है ना, तो हम कहेंगे टैक्सेस। लेकिन सरकार कहाँ से कमाती है, तो हम कहेंगे इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट से, टूरिज्म से, रेलवे से, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, पेनाल्टी, लोन, दुनिया भर की इनकम सरकार करती है। सरकार के कमाई का जरिया बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है ना। ये हमारी इनकम की पूंजीगत बजट की बात कर रहे हैं हम। तो कहेंगे हम सरकार के कमाई के जितने भी जरिया हैं उसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटल इनकम और एक रेवेन्यू इनकम को, है ना। इसको पूंजीगत को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रेवेन्यू बजट को। तो पूंजीगत आय क्या होता है, पूंजीगत मतलब हम समझेंगे सरकार की कोई भी ऐसी कमाई यानी इनकम, सरकार के सर पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी पैसों का कर्जा बढ़ रहा है, यानी सरकार के पास जो पैसा आ रही है वो सरकार का नहीं है और अगर उसे फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा। मतलब सरकार के ऊपर कर्जा इंक्रीज कर रहा है, या फिर कोई भी सरकार की इनकम एसेट्स जो कि कम कर रही हैं, मतलब परिसंपत्तियाँ, ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम कहेंगे। यानी सरकार के सर पर कर्जा बढ़ जाए या सरकार के एसेट्स यानी परिसंपत्तियां कम हो जाए तो ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम कहेंगे। अब राजस्व आय की बात करते हैं, राजस्व बजट की बात अगर हम करें तो कोई भी ऐसी इनकम जिससे कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़े, ना ही सरकार की कोई एसेट्स कम हो, यानी कि सरकार की ना परिसंपत्तियां बढ़े ना उसके सर पे कर्जा बढ़े, ऐसी इनकम को हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे,
कर्जा बढ़े तो कैपिटल, कर्जा नहीं बढ़े कौन सा इनकम, रेवेन्यू। यहाँ कर्जा कम होने की बात की नहीं जा रही है, कर्जा बढ़े तो कैपिटल, कर्जा ना बढ़े तो रेवेन्यू। एसेट्स कम हो तो क्या कहेंगे, कैपिटल, एसेट्स कम नहीं हो तो रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू और कैपिटल एक दूसरे की अपोजिट नहीं होते, क्योंकि इनकम का अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम का अपोजिट तो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, हमारा खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी इंडस्ट्री में नहीं, मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ, बदले में मुझे मैं बदले में इंस्टीट्यूट से लोन लेती हूँ, 10,000 का लोन लिया मैंने, है ना, तो ये लोन ली मैंने, तो ये कैपिटल हुआ या रेवेन्यू। 10,000 का लोन लिए तो क्या होगा, कैपिटल इनकम होगा, क्योंकि इसमें मेरे सर पर कर्जा यानी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ रही है। मैंने यूट्यूब को पढ़ाया, यूट्यूब मेरे सब्सक्राइबर या मेरा मेहनत देख करके मुझे बदले में सैलरी दी मुझे, है ना, सैलरी रेवेन्यू है, कैपिटल रेवेन्यू है। इसमें मेरे सर पर कर्जा नहीं बढ़ा, ना ही मेरी परिसंपत्तियां कम हुई। कर्जा कम रही मतलब एक्सपेंडिचर, मेरे पास गोल्ड है, एसेट्स है, और और बदले में मुझे पैसे मिले मतलब मैंने बेचा। अगर मैंने एसेट्स परचेस करती हूँ तो क्या होगा, मेरे जेब से खर्चा होगा, यानी सरकार के एसेट्स बढ़ रहे हो तो एक्सपेंडिचर, कर्जा कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इनकम। अब रेवेन्यू और इनकम में डिफ्रेंशिएट करना है तो कर्जा नहीं बढ़ा तो रेवेन्यू, बढ़ा तो कैपिटल, एसेट का बढ़ना एक्सपेंडिचर, एसेट्स कम हो रहा है रेवेन्यू। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब बजट के हम उद्देश्य समझते हैं और इसके महत्व को। बजट का उद्देश्य और महत्व, मतलब बजट का उद्देश्य क्या होता है और ये कैसा बेनिफिशियल है, मतलब कैसे महत्वता है इसकी, हम समझते हैं। बजट के उद्देश्य या महत्व को समझते हैं। पहला है हिसाब देयता का उद्देश्य। जैसे कि एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार जनता के प्रति हिसाब देयता के लिए उत्तरदायी होती है ना, होना भी चाहिए। जनता के प्रतिनिधि, है ना, जनता के प्रतिनिधियों को इस बात को जानने का अधिकार होता है कि अधिकार क्या होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ना। इसी के लिए इसे पूर्ण स्वीकृतियों का पालन किया जाता है, बजट के माध्यम से इसे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है और उद्देश्य इसको पूर्ति की जाती है, उद्देश्य की आपूर्ति संभव हो पाती है ना। अगर हम आर्थिक नियंत्रण की बात करते हैं, आर्थिक नियंत्रण मतलब बजट के माध्यम से, बजट के थ्रू सांसद सार्वजनिक कोषों में, है ना, जो भी उसका कोष होता है, धन कोष, प्राप्ति और प्रयोग के संदर्भ में नियंत्रण रखती है। जो उसमें प्राप्ति होती है और जो उसका यूज होता है, यूटिलाइजेशन, उस पर वो कंट्रोल रखती है तथा इसके उचित नीति का निर्माण करती है ना। अब देखते हैं राजकोषीय उपकरण के बारे में। अगर हम बात करें तो बजट केवल आय व्यय का वितरण नहीं है, बल्कि सरकार के हाथ में ऐसा शक्तिशाली हथकंडा या उपकरण होता है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक उन्नति संभव होती है। उससे सरकार अपनी कर, व्यय, ऋण नीति जो भी होती है उनकी क्रियान्वयन, एक्टिविटीज, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार या सामाजिक न्याय, जो भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोगी होता है। हम अगर बात करें आर्थिक स्थिरता की बात करें, बजट का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, ऐसा क्यों, देखते हैं। मान लेते हैं कि बजट के प्रत्येक क्षेत्र में विभाग की आवश्यकताओं का अनुमान, उसके अनुसार अनुमान लगाकर उसके अनुसार व्यय करने की स्वीकृति जो होती है प्रदान की जाती है। और सार्वजनिक
जो आय व्यय और उनका जो नियंत्रण होता है, इस प्रकार बजट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्र के लिए उत्तरदायी स्पष्ट तरीके से हम बता पाते हैं, और इसे प्रशासकीय कुशलता कहेंगे हम। चीज़ों की पारदर्शिता जनता के सामने, पब्लिक के सामने अगर वो रखते हैं, उसे पारित करते हैं जो, तो वहाँ प्रशासकीय कुशलता यानी अच्छा कौशल होता है वहाँ। योजनाओं से संबंधित बजट के उद्देश्य हैं। योजनाओं से संबंधित देखेंगे तो कहेंगे हम कि कैसे, किस संदर्भ में ये बात कर रहा है योजना से संबंधित। तो वित्तीय वर्ष का जो विकास होता है वो लक्ष्यों तक पूरा करने का प्रावधान होता है, उसके लिए प्रयत्न किया जाता है। इसलिए योजना बनाया जाता है कि हमने इस साल इतना काम किया, अभी इतना करना हमारा बाकी है, इसलिए योजना बनाकर किया गया कार्य सदैव कुशलता पूर्वक किया जा सकता है बिना रुकावट के। होप को आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। होप सो गाइज आपको क्लास पसंद आई हो। तो पसंद आई हो गाइज तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज।